तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of acid means 1 mole of H plus completely neutralized by 1 gram equivalent of base means 1 mole of OH in aqueous medium। बात समझ गए बच्चों कि एक्वस मीडियम में 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस, ये दोनों आयन कंबाइंड होके जब H2O का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी या 57 किलो जूल पर मोल, मीन्स पर मोल ऑफ H2O के फॉर्मेशन का ये जो इंथैल्पी चेंज है, यही है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर मान लो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है, कि जो एसिड है और बेस है दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ध्यान रखें जो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी आएगी वो हमेशा यही आएगी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या पर मोल ऑफ H2। समझ गए ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो डेल्टा HN स्टैंडर्ड की वैल्यू यही आएगी जो हीट ऑफ ये सॉरी इंथैल्पी ऑफ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एसिड या बेस अगर वीक हो गया या दोनों वीक हो गए, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी अब हमें मिलेगी वो इससे कम आएगी, मीन्स लेस देन होगी -13.7 किलो कैलोरी, मतलब माइनस में, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो इंथैल्पी निकलेगी, मतलब जो हीट हमें मिलेगी वो इससे कम निगेटिव आएगी, मीन्स 13.7 से कम हमें हीट मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि it is due to some energy used for ionization of weak electrolyte means acid or base। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो हीट निकलेगी तो वही 1 मोल H2O के फॉर्मेशन की भी, वीक एसिड और वीक बेस हो या दोनों वीक हो, लेकिन उनमें से कुछ हीट क्या होती है बच्चों कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसके आयोनाइजेशन में यूज हो जाती है। ऐसे में हमें जो हीट मिलेगी, बाहर जो हीट निकल के आएगी प्रोसेस में, वो थोड़ा सी इसी वैल्यू से, मीन्स 13.7 किलो कैलोरी से कम दिखाई देगी, कम मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो आयोनाइजेशन में यूज होगी। तो इस तरह से अगर हमें ये पता लगाना है कि जो वीक एसिड या बेस है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो हम वीक जो एसिड या बेस जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है उसमें से हम स्ट्रॉन्ग वाले की क्या कर दें, माइनस कर दें। स्ट्रॉन्ग की जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है उसको माइनस कर दें। ये जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयोनाइजेशन में लगी हुई एनर्जी के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि NaOH और HCl एक्वस मीडियम में लें और इस तरह से NaCl और H2O का फॉर्मेशन हो गया, तो डेल्टा HN स्टैंडर्ड जो है, ये समझिए ना, ये आया -13.7 किलो कैलोरी। ठीक इसी तरह से आपने QOH और HNO3 लिया, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो भी आप देख रहे हैं कि डेल्टा HN स्टैंडर्ड वही आ रहा है। तो एसिड और बेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनके पर इक्विवेलेंट, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन की इंथैल्पी ये कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ अगर हम आ जाते हैं कि NaOH और एसिटिक एसिड ले रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा HN की वैल्यू अब थोड़ा सी कम आई है, मीन्स 13.4 किलो कैलोरी मिल रही है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, समझ गए ना, कि ये जो हमें डिफरेंस दिख रहा है 0.3 का,
वो एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन में यूज हो चुका है। तो हम यहाँ पर वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मींस एसिड और बेस, उनकी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी में से स्ट्रॉन्ग की माइनस कर दें, तो अब ये जो डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू में आ गया, यही क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड मींस वीक एसिड और बेस। तो जो भी आप वीक एसिड या बेस ले रखा है उससे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना कि न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी एक कांस्टेंट वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये ऑलवेज आएगी -13.7 किलो कैलोरी। बट अगर एसिड या बेस में से कोई भी वीक हो गया तो ये वैल्यू थोड़ा कम आएगी। ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि एंथैल्पी की कुछ वैल्यू जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन में यूज हो गई। तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, आप वीक वाले एसिड या बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है उसमें से स्ट्रॉन्ग वाली माइनस कर दें। अगर आपको किलो कैलोरी में निकालना है तो आप किलो कैलोरी वाले रिलेशन से करोगे, और किलो जूल में निकालना है तो किलो जूल के रिलेशन से करोगे। जैसे एसिटिक एसिड की आपने देखा ये वैल्यू मिल रही है न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी -13.4, जबकि एक्चुअल में निकलनी चाहिए थी -13.7। तो ये जो 0.3 का डिफरेंस है वो इसलिए आया क्योंकि एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन में एनर्जी यूज हो रही। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं, एक होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच और स्टैंडर्ड। तो देखो बच्चों ये तो हो गई पर इक्विवेलेंट के लिए, जो आपने ऊपर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखा वो है पर इक्विवेलेंट के लिए एसिड और बेस के लिए। लेकिन अगर हमें एसिड और बेस पर इक्विवेलेंट से कम दे दिए गए हैं या ज़्यादा दे दिए गए हैं तो उनके न्यूट्रलाइजेशन में कितना इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। कि आपको जो भी एसिड और बेस की अमाउंट दी गई है उसके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में कितना हीट चेंज हुआ, वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इक्वल टू -13.7 इंटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, या और ये किलो कैलोरी में आंसर आएगा, और -57.1 इंटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस किलो जूल। अब ध्यान रखें यहाँ पर लिमिटिंग इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो भी आपको एसिड या बेस दिए गए हैं उन दोनों के आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वही लिमिटिंग इक्विवेलेंट होगा, मींस वही यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा और उसी के इक्विवेलेंट को ही आप मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इक्वल इक्विवेलेंट में होती हैं, तो जो कम इक्विवेलेंट होंगे एसिड के या बेस के केवल वही न्यूट्रलाइजेशन शो करेंगे, तो जो बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट की तरह एसिड या बेस वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद ही आप लिमिटिंग इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब आप जाके रिएक्शन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी, सॉरी ये हीट चेंज। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि 0.1 मोल HCl 500 ml एंड 0.1 मोल NaOH 200 ml, इन दोनों को मिक्स किया गया। तो अब पूछा गया है कि इनमें कितना हीट चेंज होगा। तो पहले हम क्या करें, इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैलकुलेट कर लें। तो m इंटू वी अपॉन 1000, वी अपॉन 1000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ml में है। तो 0.1 इंटू 500 अपॉन 1000, तो ये आ गया 0.05 मोल या 0.05 इक्विवेलेंट। ठीक है, NaOH के लिए भी निकाल लिया और ये आया 0.02 मोल या 0.02 इक्विवेलेंट। यही यहाँ पर क्या है बच्चों, लिमिटिंग इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि NaOH के इक्विवेलेंट कम है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 0.02 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का और 0.02 इक्विवेलेंट ऑफ HCl का। तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के ये जो हीट चेंज हुआ ये हो गया जो आपको एक गिवन अमाउंट थी NaOH और HCl की जिनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ठीक इसी तरह से लिखा है 2 मोल HCl प्लस 2 मोल NaOH। तो यहाँ ध्यान से देखें दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मोल अगर अलग अलग दे रखे हैं तो ध्यान रखें कि उनके इक्विवेलेंट में चेंज करके लोवेस्ट इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज़ बता दूं मैं कि डेल्टा HN स्टैंडर्ड फॉर HF
वो 13.7 मतलब माइनस में जो वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा माइनस में आती है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो फ्लोराइड आयन होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ फ्लोराइड आयन, तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी के कारण जो है वो थोड़ा सी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है केवल HF के साथ है, ऐसा है, बाकी में नहीं मिलता ऐसा। फिर आता है कि एक क्वेश्चन और है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया मैंने 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग और एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रल हो रहे हैं, और इसीलिए हमें जो रिएक्शन का चेंज एंथैल्पी चेंज निकालना है या रिएक्शन का हीट चेंज निकालना है, उसमें हम 51.7 किलो जूल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये है हमारा हीट ऑफ, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, एक और लेते हैं टॉपिक, और ये है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच बी स्टैंडर्ड। तो देखो बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी तो आप समझते हैं ना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन गैसियस स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, कि एक मोल बॉन्ड, एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड, की सिंगल, एक मोल डबल, एक मोल ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, एक मोल उसका लिया जाए और मॉलिक्यूल की बिल्कुल फ्री स्टेट ली जाए, मतलब गैसियस स्टेट, तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की जितनी एनर्जी हमें लगेगी हम उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू होता है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, या हम इसी को बोल सकते हैं, ठीक है, हीट ऑफ एटमोइजेशन, ठीक है, हीट ऑफ एटमोइजेशन जो भी मॉलिक्यूल की है, और अपॉन में नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड। तो इस तरह से हमारे पास निकल आएगी बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे H2 है, H2 के एक मोल को गैसियस स्टेट में लेके कंप्लीट ब्रेक करके 2 एटम में चेंज किया जाए, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 435 किलो जूल पर मोल। तो हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 कितनी हो गई, तो वो हो गई 435.0 किलो जूल अपॉन 1। क्यों? क्योंकि H2 में एक ही बॉन्ड डिसोसिएटेड हो रहा है, तो यही हमारे पास H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी, और ये हो गई 435, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब जैसे कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी हमें दे रखी हो, और मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर पता हो कि उसमें कुल कितने बॉन्ड्स हैं, तो इस तरह से हम एवरेज रूप से निकाल सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई। तो जैसे CH4 इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब की और ये ब्रेक हो गया C+4H, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH हो गई 416.25 किलो जूल पर मोल, जो कि एवरेज आ गई। क्यों? क्योंकि CH4 में 4 CH बॉन्ड थे, तो इस तरह से एक मोल की जो एवरेज वैल्यू आ गई वो ये है। तो देखो ध्यान रखें कि अगर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हमें एक एवरेज बॉन्ड एनर्जी मिलेगी, समझ गए। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक ही बॉन्ड की ली गई है तो वो एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी आएगी। जैसे H2 में तो एक ही मोल है, बॉन्ड है, तो ये एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ पर CH4 में जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी CH की आएगी वो इस तरह से आएगी। हर एक CH की अलग अलग अगर ब्रेक किया जाए तो अलग अलग एनर्जी आएगी, लेकिन एवरेज रूप से ये वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी हमें देखनी है। फिर आता है इन केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखें बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन एंथैल्पी है, समझ गए ना, वो बॉन्ड एनर्जी से इस तरह रिलेटेड है। रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए ना कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर आपको रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर लो और माइनस उसमें से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगी रिएक्शन एंथैल्पी। यही लिखा है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। R का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके,
और ये है हमारे पास जो दूसरा है और वो है, ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट बॉन्ड्स। वो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। आपको दे रखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 12 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 दे रखा है 242 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी CCl की दे रखी है 338 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी HCl की भी है 431 किलो जूल पर मोल। अब हमें इस रिएक्शन की रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे ना, रिएक्शन इंथैल्पी, तो चार बॉन्ड, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर H H H H प्लस Cl Cl, ठीक है, यहाँ बनेगा 1H 2H 3H और ये है Cl और प्लस HCl। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 तो CH है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक Cl और Cl बॉन्ड है, इसमें आ जाए तो 3CH दिख रहा है और प्लस 1 CCl दिख रहा है और ये है HCl बॉन्ड। तो ये रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स के सारे बॉन्ड्स हो गए। तो हम रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ले लें तो 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। ओके, ये चार बॉन्ड CH के हो गए और एक बॉन्ड Cl, इनकी सारी बॉन्ड एनर्जी ऐड कर लें, माइनस फिर 3 मोल CH बॉन्ड है और 1 मोल CCl बॉन्ड है इसको, प्लस 1 मोल HCl की बॉन्ड एनर्जी इस तरह से ऐड कर दी, क्योंकि ये है रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट बॉन्ड्स, और ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट बॉन्ड्स। तो इस तरह से टोटल, फिर आप बस इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, देखो CH के पर मोल की है 412, तो आपने लिख दिया 4 × 412, 1 मोल Cl2 की है 242, तो ये तो हो गई सारे रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी। फिर आ जाते हैं 3 मोल CH की, 1 मोल CH की है 412 प्लस, ठीक है, एक CCl है तो 338 की, और एक HCl आ जाएगा 431, तो ये वैल्यू आ गई -115 किलो जूल पर मोल। मीन्स CH3 से CH4 से और इस तरह CH3Cl बना Cl2 के थ्रू, इस रिएक्शन की जो रिएक्शन इंथैल्पी है वो कितनी होगी। ठीक इसी तरह से ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2। तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C की दे रखी है, तो यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड C है, 4 CH बॉन्ड है जो हमें दे रखी है 414, और 3 O2 है बॉन्ड, तो वो 499 दे रखी है। तो ये तो हो जाएगी सारी बॉन्ड रिएक्टेंट की। यहाँ चले जाएं तो 2 मोल, एक CO2 में 2 मोल CO है, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 मोल CO होंगे उनकी ले, और 4 मोल OH बॉन्ड होंगे इनकी ले, और इनकी वैल्यू को पुटअप कर दें तो हमें इस रिएक्शन की क्या मिल जाएगी, रिएक्शन इंथैल्पी। कई बार आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी, जैसे बेंजीन का ऑक्सीडेशन दे दिया, कंबस्जन दे दिया, सारे प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की दे दे, और उसकी, ठीक है, आपको उस रिएक्शन की एक्चुअल में आपको रिएक्शन इंथैल्पी दे रखी हो, और फिर आप इन बॉन्ड एंथैल्पीज का यूज़ करके रिएक्शन एंथैल्पी निकालें, उन दोनों का जो डिफरेंस दिखेगा आपको, वो उस मॉलिक्यूल का, मतलब बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी दे दी गई हो और आप बॉन्ड एनर्जी के थ्रू क्या निकालें, दोबारा एक रिएक्शन एंथैल्पी निकालें, तो वो जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो एक्चुअल में उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होगा। इसी बेस पर बॉन्ड एंथैल्पी से हम रेजोनेंस एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कहीं हम देखेंगे जब हमारा उसका टॉपिक आएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, अब एक है एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। देखो, फेज ट्रांजिशन मतलब कहलाता है जब कोई भी मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, मींस सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या गैस में। तो इस तरह की फेज ट्रांजिशन में पर मोल जो मैटर है उसके पर मोल का जो इस तरह से फेज ट्रांजिशन होता है, तो उससे होने वाला जो इंथैल्पी चेंज है वो कहलाता है इंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। जैसे पहला है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखो, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, कि 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कि आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन लें
और 1 मोल सॉलिड को टोटली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। तो इसमें जितना हीट चेंज हुआ वही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। तो डेल, ठीक है, जैसे H2O अपनी आइस मतलब सॉलिड स्टेट से 1 मोल लिया जाए और H2O को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया जाए, तो इस तरह से जो फ्यूजन होने में जो इंथैल्पी चेंज होगा और वो है 6.0 किलो जूल पर मोल। मींस H2O की फ्यूजन इंथैल्पी जो है वो है 6 किलो जूल पर मोल। अब आता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो 1 मोल लिक्विड लिया जाए और उसको टोटली किस में कन्वर्ट करें, वेपर स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन लेके, तो जितना हीट चेंज होगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए ना कि 1 मोल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। मींस H2O लिक्विड से H2O वेपर में चेंज करें तो जो वेपोराइजेशन इंथैल्पी है वो मिलेगी 40.8 किलो जूल पर मोल। तो हम ये कहेंगे कि H2O की वेपोराइजेशन इंथैल्पी इतनी है। फिर तीसरा है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो बच्चों, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मींस 1 मोल जो है मैटर लिया जाए और उसे अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज किया जाए, तो इस पूरी प्रोसेस में जितना इंथैल्पी चेंज होगा वो है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो CO2 सॉलिड लें और हम उसे CO2 गैस में चेंज करें जैसे, तो इसका सब्लिमेशन इंथैल्पी है 25.2 किलो जूल पर मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो सब्लिमेशन है ना बच्चों, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का एक पूरा प्रोसेस है। तो ऐसे में जो सब्लिमेशन इंथैल्पी होगी वो फ्यूजन इंथैल्पी और वेपोराइजेशन इंथैल्पी का क्या बन जाएगी, सम। तो इसीलिए अगर हमें किसी कंपाउंड की फ्यूजन इंथैल्पी और वेपोराइजेशन इंथैल्पी पता हो, जैसे हम ये कहें कि ये है H2 सॉलिड से H2 वेपर में चेंज करना है, तो डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ वाटर कितना होगा, तो आप लिखेंगे 40.8 प्लस 6.00, इसको ऐड कर दोगे तो आपको H2O की सब्लिमेशन इंथैल्पी मिल जाएगी। तो बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये था इस ट्रांजिशन में इंथैल्पी चेंज। और अब अगर आपको ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखना है कि मॉलिक्यूल के फ्यूजन में या मॉलिक्यूल के वेपोराइजेशन में कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है, उसी के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांजिशन इंथैल्पी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो ये दोनों इंथैल्पी या तीनों इंथैल्पी की वैल्यूज भी क्या होंगी, ज़्यादा हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट अच्छी तरह से देखना है, स्ट्रेंथ ऑर्डर, एक रिलेटिव ऑर्डर कंपेयर करना है बहुत सारे लिक्विड्स में, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H VAP मतलब वेपोराइजेशन इंथैल्पी, और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेटिव ऑर्डर अगर आपको अच्छी तरह से देखना है तो वो फ्यूजन इंथैल्पी से कंपेयर करके पहचान सकते हैं। बात समझ गए ना, जितना ज़्यादा फ्यूजन इंथैल्पी की वैल्यू उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा आएगा, और वेपोराइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर देख के आप उन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक और होती है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है 1 मोल मैटर लिया जाए तो उस 1 मोल मैटर को टोटली इतनी हीट दी जाए कि उसका हर एक एटम बिल्कुल फ्री स्टेट में आ जाए। तो इसमें जितना हीट चेंज होगा एक कांस्टेंट प्रेशर में, वो है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है कि हीट चेंज, हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड इनटू गैसियस स्टेट। हीट चेंज, ठीक है, व्हेन 1 मोल, तो हीट चेंज मतलब सीधा है कि एब्जॉर्ब होगी बच्चों ये। तो इस तरह से 1 मोल जो सब्सटेंस लिया गया है उसको टोटली उसके एटम्स में डिसोसिएटेड कर दें, बिल्कुल फ्री एटम्स में, तो जितनी हीट लगेगी एब्जॉर्ब होगी वही है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे H2 है तो H2 की जो डिसोसिएशन इंथैल्पी है वही क्या है बच्चों, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि 435.0 किलो जूल पर मोल है। एक H2 को टोटल 2H एटम में कन्वर्ट करना तो इतनी हीट की हमें जरूरत पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यही है डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम कहें CH4 है तो इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन कितनी होगी, तो वही जो CH4 की क्या है डिसोसिएशन एंथैल्पी 1665 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट हम CH4 को देंगे
तो दोनों मतलब कार्बन और चारों हाइड्रोजन बिल्कुल फ्री स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कोई सॉलिड है और उसको बिल्कुल टोटल गैसियस स्टेट तक कन्वर्ट कर दिया जाए तो वहां पर भी हम इसे हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। डिसोसिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ CH4, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो यही लिखा हुआ है कि अगर हम कहें CH4 की एटमाइजेशन एंथैल्पी कितनी है तो आप लिखोगे 166। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी या एटमाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, एक एंथैल्पी और बचती है और ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन एंथैल्पी मींस एक मोल जो है सॉल्यूट लिया जाए, समझ गए ना, और इस एक मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के एक्सिस में डिसॉल्व कर दें और वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए, मींस वो एक्वस कंडीशन में आ जाए, कंप्लीट डिसॉल्यूशन हो जाए, तो इसे ही हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब the change in enthalpy when one mole of substance is dissolved in excess quantity of solvent, ठीक है, ठीक है, तो at given temperature is called heat of, ठीक है, solution, या इसी को बोलेंगे और enthalpy of solution। बात क्लियर है बच्चों कि एक मोल सॉल्यूट लें और वाटर सॉल्वेंट के एक्सेस में डिसॉल्व कर दें, तो इस प्रोसेस में जितना इंथैल्पी चेंज होगा हम उसे बोलते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे KCl को आप डिसॉल्व कर दें H2O के एक्सेस में तो KCl एक्वस बन जाए, तो ये है सॉल्यूशन इंथैल्पी, इसका 4.4 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम एक सॉल्यूशन इंथैल्पी को देखें तो एक्चुअली सॉल्यूशन इंथैल्पी दो इंथैल्पीज का सम है। एक तो होता है लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट, और दूसरा होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ सॉल्ट। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूट जब डिसॉल्व होता है तो वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, उसका कंप्लीट डिसॉल्यूशन। पहला होता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो बच्चों, डिसोसिएशन मतलब जब आप सॉल्यूट लेंगे तो चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो चाहे आयनिक कंपाउंड हो, पहले वो मॉलिक्यूल या आयंस एक दूसरे से कंप्लीट हटेंगे, एक दूसरे से ब्रेक होकर अलग होंगे, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो उस सॉल्यूट की लैटिस एनर्जी के इक्वल होगी अगर हम एक मोल लें। तो यही लिखा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, और इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो है लैटिस एनर्जी। सपोज हमारे पास एक BA सॉल्ट था, हमने उसको मीडियम में रखा, एक्वस मीडियम में, तो वो पहले ब्रेक होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से ही अपने बिल्कुल फ्री आइंस में ब्रेक होके अलग अलग हो जाएगा। तो एक मोल सॉल्यूट जब इस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में ब्रेक होगा तो इसमें जितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई वो हो गई इस सॉल्ट की लैटिस एनर्जी। पहला स्टेप होता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब दूसरा स्टेप होता है बच्चों हाइड्रेशन ऑफ आइंस। तो ये जो आइंस बने फ्री आइंस, अब ये उस एक्वस मीडियम में या जो भी सॉल्वेंट है उस मीडियम में अच्छी तरह से सॉल्वेटेड होते हैं। अगर वाटर है तो हाइड्रेटेड होंगे, मींस उस H2O सॉरी वो जो आइंस हैं वो टोटली H2O मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं। एक हाइड्रेशन प्रोसेस चलती है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें जितनी हीट रिलीज हो गई वो हम उस सॉल्ट की क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक सॉलिड BA है तो उसका जो कंप्लीट डिसोल्यूशन हुआ, तो अगर हम एक डायरेक्ट स्टेप में कहें तो ये जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है BA सॉलिड से सीधा B प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस आयन बनने तक का जो एंथैल्पी चेंज है वो सॉल्यूशन एंथैल्पी है। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहला लैटिस एनर्जी चेंज आया, मीन्स आयन ब्रेक हुए, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और फिर इन आयंस का हाइड्रेशन हुआ और ये एक्वस आयन में चेंज हो गए, और यहाँ पर ये एंथैल्पी चेंज आया जिसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सॉल्यूशन एंथैल्पी सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों और पॉजिटिव। अगर सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है
कि लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है और हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है। मींस सॉल्यूट को अपने आयनों में ब्रेक होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जबकि उसके जो आयंस हैं वो हाइड्रेटेड हो रहे हैं तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है। ऐसे में इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। मींस यहाँ एक एंडोथर्मिक प्रोसेस चलेगी और सॉल्ट या तो लेस सॉल्युबल होगा या फिर बिल्कुल ही इनसॉल्युबल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो वो बिल्कुल इंसॉल्युबल होगा, जैसे BaSO4 PbSO4। और थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा है मतलब लैटिस एनर्जी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो सॉल्युबल तो होगा लेकिन उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा जैसे NaCl केस, है ना। और दूसरा है सॉल्यूशन एंथैल्पी निगेटिव आ गई। मींस लैटिस एंथैल्पी कम और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो इसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। और सॉल्ट ज़्यादा डिजॉल्व होगा क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी होगी, ध्यान रखें, वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों बढ़ेगी। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है, समझ गए ना, वो क्या होगी, डिक्रीज। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, NaCl की लैटिस एनर्जी है +788 किलो जूल पर मोल और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों आइंस की मिला के -784। तो सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है कि NaCl एक एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी शो करेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे NaCl की सॉल्युबिलिटी थोड़ा सी बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से जैसे कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन एंथैल्पी है -66.4 किलो जूल और सॉल्यूशन एंथैल्पी है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O की +11.7। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा? तो देखो बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट अगर आपको निकालना है और इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट लेना है और उसमें से माइनस करना है सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। इनका जो डिफरेंस होगा वो सॉल्ट की हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर होगा, क्योंकि हेस लॉ ऑफ हीट समीशन ये कहता है कि सॉलिड को आप एनहाइड्रस स्टेट से डायरेक्ट डिसॉल्व कर दोगे और वो एक्वस कंडीशन में चेंज होगा तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी और जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसकी सॉल्यूशन एंथैल्पी के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से हम हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट देखें तो एनहाइड्रस सॉल्ट की है -66.4 माइनस और हाइड्रेटेड सॉल्ट की जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो 11.7। तो टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आई हमारे पास वो आ गई -78.1 किलो जूल। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझ गए कि लैटिस एंथैल्पी और जो है किसके बेस पर, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेस पर सॉल्यूशन एंथैल्पी को समझना। एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और होता है सॉल्यूशन एंथैल्पी का और उसमें ये टर्म आते हैं। एक होती है इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन, एक आती है हीट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि एंथैल्पी चेंज फॉर पर मोल ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंसंट्रेशन। जैसे हम 1 मोल KCl लें और 200 मोल वाटर के साथ डिसॉल्व कर दें तो एक इस तरह से गिवन कंसंट्रेशन का हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो इसका एंथैल्पी चेंज है 860 किलो जूल। यहाँ एक्सेस वाटर नहीं है, वो ये कह रहा है कि 1 मोल सॉल्ट लो और एक गिवन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाओ जिसमें आप सॉल्वेंट प्योर लें और एक फिक्स मोल उसके साथ ऐड कर दें। तो इस तरह से एक फिक्स्ड मोल सॉल्वेंट के साथ जब सॉल्ट डिसॉल्व होगा तो कितना एंथैल्पी चेंज आया उसका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक इसी तरह से जैसे HCl को 200 ml इसमें जो ऐड कर दें तो इस तरह से 200 मोल वाटर के साथ ये डिसॉल्व हुआ तो डेल्टा H ये। अब आता है हीट ऑफ डाइल्यूशन, जबकि सॉल्यूशन एंथैल्पी में देखो आपने अभी पढ़ा कि 1 मोल सॉल्ट को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दो, फिर कितना भी सॉल्वेंट मिलाओ हीट चेंज नहीं हो रहा हो तो आप समझ जाओ वो सॉल्यूशन एंथैल्पी है। जबकि इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है कि आप 1 मोल सॉल्ट लो और एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाओ, मतलब एक सॉल्वेंट के एक फिक्स मोल जो है जोड़ें आप सॉल्ट के साथ तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा। आप लगातार अगर सॉल्वेंट और जोड़ते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां सॉल्यूशन एंथैल्पी मतलब जो इंटीग्रेटेड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद बढ़ना या घटना बंद हो जाएगी
तो वो फिर आ जाएगी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं ग्राफ से बता रहा हूँ। हीट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब है कि इंथैल्पी चेंज व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर कंसंट्रेशन। कि जैसे यहाँ पर KCl लिया आपने, 200 मोल वाटर जोड़ दिए और ये बन गया आपके पास KCl इंटू 200H2। फिर आप इसमें 50 मोल और वाटर जोड़ दें, फिर कितना चेंज 250 तक बदल गया। तो फिर कितना, वो 200 से लेके 250 तक के H2O मोल जुड़ने से कितना इंथैल्पी चेंज आएगा, वो हीट ऑफ डाइल्यूशन है। यही लिखा है ना कि इंथैल्पी चेंज व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर। जैसे हमें HCl इंटू 5H2O जुड़ा है और 20 मोल H2O और जोड़ के, और यहाँ पर हमें चेंज करना है HCl को कितना, 25 मोल H2O तक। तो यहाँ पर जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज हुआ होगा वो क्या है, तो हमें क्या करना है कि HCl प्लस 5H2 है ना, तो HCl इंटू 5H2 डेल्टा H1 है X1। ठीक है, कि जब HCl में 5 H2O जुड़े होंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज है X1, और जब HCl में 25 मोल H2O जुड़े होंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज है X2। तो सोचो आप कि अगर आपको 20 मोल H2O जोड़ना होगा तो कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। तो देखो 5 मोल का ये है और 25 मोल का X2 है, तो ऑटोमेटिक है कि 20 मोल जब जुड़े होंगे और ये एंथैल्पी चेंज है X3, तो हम 25 मोल H2O के जुड़ने में से 5 मोल H2O के जुड़ने का माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस बचा होगा वो हो जाएगा HCl की डाइल्यूशन एंथैल्पी जब आप उसमें 20 मोल वाटर ऐड कर रहे हैं। तो बात समझ गए ना कि एक कहाँ से कहाँ के बीच में, तो H2O 5 मोल H2O से 5, ठीक है, 25 मोल H2O तक बनाने में 20 मोल वाटर जुड़े, तो इस 20 मोल वाटर के जुड़ने से कितना एंथैल्पी चेंज आया, वो हीट ऑफ डाइल्यूशन है। तो आप 5 मोल के जुड़ने में कितना हीट चेंज आ रहा है, 25 मोल के जुड़ने में कितना आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 25 में से 20 का, तो 20 मोल जुड़े होंगे तो एंथैल्पी चेंज आ जाएगा, और इस तरह से X3 इक्वल टू X2 माइनस X। अगर यहाँ हम डेल्टा H लें और यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड हीट ऑफ डाइल्यूशन जो है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया ये वैल्यू हीट ऑफ इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बच्चों ये आ रहा है, तो ये कहलाता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और यहाँ तक मान लो डिक्रीज हो रहा है और इसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये है डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक देखो, तो यहाँ इंटीग्रेटेड एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन बनाया, तो ये जो एंथैल्पी चेंज आया, कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिक्स जुड़े, तो इंटीग्रेटेड हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है कि एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपने वहाँ से वाटर सॉल्वेंट मिलाना शुरू किया और ये एंथैल्पी डिक्रीज होती जा रही है, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये हो गई हीट ऑफ डाइल्यूशन, और यहाँ आके ये कांस्टेंट हो गई, तो ये हो गई डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद ये कांस्टेंट बनी रहेगी, और ये है इस तरह से, वही है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट पे अगर आपको पता लगाना है कि कुल कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लगे और टोटल इसके कंप्लीट डिसोल्यूशन में, और यहाँ पर कितना एंथैल्पी चेंज है, तो यही यहाँ पर डेल्टा H स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये थे कुल मिला के एंथैल्पी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। बाकी हम मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन कैलोरीमीटर वाली मेथड से जो होता है उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस